हाय एवरीवन, व्हाट्सअप एवरीवन। आज मैं छोटा सा एक ड्राइविंग रिव्यू पेश कर देता हूँ अपनी नई थार रॉक्स AX7L मैनुअल डीजल 4x4 का। तो गाड़ी चलाने में कैसी है, सबसे पहले एक छोटी सी कमी बता देता हूँ। इसका ये वाला एरिया इतना क्रैम्प्ड है ना कि जैसे मैं ट्रैफिक में इसको चला रहा हूँ और 3-4 बार मैंने क्लच पैडल को दबाया तो ये ना एकदम स्टीप ऐसे पैडल ऊपर की तरफ है, तो मेरा पैर सरकते सरकते ना यहाँ टकरा जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्लच पैडल मुझसे दबता ही नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा अगर ऐसे सीधे होता तो ठीक था, बट ये वर्टिकली माउंटेड है तो ये मेरा पैर यहाँ टकरा जाता है कई बार, तो ये हो नहीं पाता। बाकी चलो अब मैं थोड़ा सा इसको चला के बताता हूँ। और इस गाड़ी के साथ एक ये भी डर है कि इसके अगर चाबी अंदर रह गई तो लॉक होने का डर होता है, तो इसको जेब में डालने की आदत मुझे डालनी है। इस गाड़ी में मैं चला रहा हूँ पिछले लगभग 670-80 किलोमीटर से। यूपीसी से मैं लेकर आया हूँ जस्ट अभी, ब्रांड न्यू कार। और चलो अब मैं गाड़ी को मैं चला के अभी तक मैं जो फील कर पाया हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो क्लच पैडल वाले में प्रॉब्लम है, अगर मैं मान लो 3-4 बार ट्रैफिक बहुत ही कंजेस्टेड है, बार बार मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ क्लच पैडल को, पैर सरकते सरकते ना पैडल को ऊपर टच कर जाता है, फिर मेरे मुझसे दबता ही नहीं है। हो सकता है मुझे एडजस्ट करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को। खैर अभी तक ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, भले ही आपकी हाइट कितनी हो लेकिन अगर आप आगे पैर करके चला रहे हो तो ये हिस्सा बहुत ही क्रैम्प्ड है। और मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ, लीन हूँ, तो भी मतलब मेरा यहाँ नी टच कर रहा है एंड दिस एक्ट्स एज अ नी रेस्ट, क्योंकि आपका घुटना है टकराएगा ही टकराएगा। तो इसकी वजह से मैंने सीट ना बहुत पीछे करी हुई है, लेकिन कंट्रोल सही है, बिल्कुल एक्टिव हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि पैडल बहुत दूर हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो सीट को थोड़ा सा आगे करके चलाते हैं, नज़दीक ऐसे देखना पसंद है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। खासकर अगर आपकी बॉडी थोड़ी हैवी है, नीज हैवी है, थाइज पट हैवी है आपके, तो ये टच करेगा ही करेगा, खासकर मैनुअल ट्रांसमिशन में। और मुझे किसी ने कहा था कि यार अगर थार रॉक्स लेनी हो ना तो ऑटोमेटिक में लेना। अब मुझे लग रहा है सही कह रहे थे, हालांकि आई डू नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कार, नॉट एट ऑल, लेकिन उनका डिसीजन सही था। क्योंकि अगर मैनुअल ले रहे हो ऑब्वियस सी बात है, बार बार क्लच दबाओगे तो घुटना यहाँ टच करेगा, तो एक ये दिक्कत इसमें मेजर है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ के साथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगली चीज़ दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़, अगर आप मैं लाइट ऑन कर देता हूँ इसकी, मान लो रात को ऑब्वियसली लाइट ऑन करोगे तो जो इंडिकेटर की लाइट है जो ब्लिंक करता है फ्लैशर, उसकी लाइट भी डिम पड़ जाती है। तो क्या हुआ, रात को मैं म्यूजिक सुन रहा था थोड़ा सा लाउड, हाईवे था, कोई था नहीं, तो मैंने एक बार जैसे इंडिकेटर दिया और मैंने ऐसा फुल इंडिकेटर दे दिया, लेन चेंज करी और इंडिकेटर बंद नहीं हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली नई बात होगा क्योंकि पूरी रोटेशन इसे नहीं मिली, लेकिन अब चूंकि उसके फ्लैशर की लाइट भी डिम हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा कि इंडिकेटर गाड़ी का ऑन है। 2-3 लाइटें साथ हो जाती है ग्रीन कलर की, तो उनके बीच में मुझे पता ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरा फोकस रोड के ऊपर है। तो एक ये प्रॉब्लम है कि जो इंडिकेटर की फ्लैश की जो लाइट है, जो फ्लैशर है इसका, उसकी लाइट भी डिम पड़ जाती है, जबकि उसे फुल ब्लास्ट पे होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कार्स में ऐसा ही होता है, अभी देखोगे अभी सही है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करोगे ये देखो डिम पड़ गया। तो अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको इसका जो बजर है ना वो सुनाई नहीं देगा, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा ये है इसका IRVM, बड़ा सुंदर है, एस्थेटिक है, बेजल लेस है, बिना फ्रेम, कोई फ्रेम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ भी ये है, जैसे इसमें ये 2 mm का एक बॉर्डर है, तो रात को जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रिफ्लेक्शन पड़ रहा आंखों में। मैंने सोचा यार ऑटो डिमिंग IRVM है, रिफ्लेक्शन कैसे पड़ सकता है, तो देखा कि इसका 2-2.5 mm का जो बॉर्डर है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर है, तो जब इस बॉर्डर पे लाइट पड़ेगी ना तो आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ेगा ही पड़ेगा, वो लाइट चुभती है आंख में। कई बार गाड़ी आगे पीछे आ रही है, मिरर थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो रिफ्लेक्शन पड़ेगा ही पड़ेगा। सो इसका जो सेंसिंग और ऑटो डिमिंग जो सरफेस है वो सिर्फ बीच का है, बॉर्डर नहीं है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा आपकी आंखों में। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ नॉट अ फन टू ड्राइव व्हीकल, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ। इन 600 किलोमीटर में इतना तो मैंने देख लिया है। मतलब इसे ऐसे ना समझे कि ड्राइविंग प्लेजर है, ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत तगड़े हैं, क्या मज़ा आ रहा है चलाने में, नहीं, वो चीज़ नहीं होगी ये। लेकिन जो चार्म लेकर आती है, जो ऑरा, जो मान लो पॉजिटिविटी लेकर आती है, क्लास लेकर आती है, दैट्स अनमैचेबल। अगली चीज़ जो मुझे लगी, विंड नॉइज़ है, नो डाउट, लेकिन इसमें मेरा ये भी मानना है कि रेन वाइजर लगने की वजह से इसमें नॉइज़ है। ये ऑलरेडी लगे हुए थे जब मैंने गाड़ी ली, वरना मैं इसको घर पे लाने वाला था
रास्ते में गाड़ी को मैं चेक करता और फिर इनको मैं लगाता PPF करवाने के बाद। लेकिन चूंकि ऑलरेडी लगे हुए थे तो मेरा ऐसा मानना है कि इनकी वजह से एयर ड्रैग काफ़ी होता है। बट विंड नॉइज़ है, टायर नॉइज़ नहीं है। ब्रेक टेस्ट मैं कर चुका हूँ, वो क्लिप यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब हम करेंगे न्यू महिंद्रा थार रॉक्स AX7L का ब्रेक टेस्ट एट 120 kmph। थोड़ा सा रास्ता फ्लैट हो जाए देन आई विल परफॉर्म द टेस्ट। और मैं इंजन ब्रेकिंग के साथ ब्रेक मारता हूँ अभी, और जैसे गाड़ी 20 के आसपास आएगी आई विल प्रेस द क्लच पैडल। आई हैव चेक द सराउंडिंग, ऑल क्लियर, कोई कुछ भी नहीं है। टायर प्रेशर एकदम ठीक है। सो महिंद्रा थार रॉक्स AX7L मैनुअल डीजल 4x4 ब्रेकिंग एट 120। ठीक है, चलो एक बार और करेंगे 120। और शानदार। तब शायद तो सामान वगैरह गिरा ना, तो उसकी आवाज़ में मैं ढंग से वो नहीं कर पाया। एकदम स्ट्रेट लाइन है, टायर्स के निशान ज़रूर हैं, मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं, आपको नहीं दिखेंगे। और बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है। इसको चलाते चलाते आई स्टिल मिस माई ब्रेजा, क्योंकि वो एरिया यहाँ पे थोड़ा वाइडर था, कंफर्टेबल क्लच व्लच ये सब थे। बट ठीक है, कोई नहीं, इट्स अ डिफरेंट व्हीकल, तो इसके मज़े लेते हैं। और भाई क्या ऊंचा बैठते हो, गजब की फील आती है। पानी लेने उतरा तो बच्चा कह रहा भैया थार है नहीं है? बोला हाँ। करे 1 करोड़ की तो होगी? बोला नहीं यार 25-26 लाख की है। तो देखो अटेंशन तो गाड़ी ग्रैब करती है नो डाउट, कितनी गंदी हो लोग मुड़ के तो ज़रूर देखेंगे थार रॉक्स को। लाइट्स अच्छी हैं, रात में जो थ्रो है लाइट्स का अच्छा है, लेकिन चूंकि मुझे ब्रेजा की मॉडिफाइड लाइट्स की आदत है तो शायद इसमें मैं प्रोजेक्टर ज़रूर लगवाऊंगा। लेकिन अगर स्टॉक लाइट्स के साथ अगर आपको चलानी है तो काफ़ी अच्छा थ्रो है, कम नहीं है। अब थार जो चीज़ आपको ऑफर करती है मेरे ख्याल से और कोई गाड़ियाँ ऑफर नहीं कर रही हैं। एक तो 19 इंचज़ के व्हील्स हैं, वही अगेन एक देखो, थार कोई इसलिए नहीं लेगा कि यार चलाने में मज़ा आना चाहिए, नहीं, उसके लिए नहीं लेगा। वो थार लेगा उस ऑरा के लिए, उस क्लास के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, अटेंशन के लिए। जो थार अपने साथ लेकर आती है वो लोग अपने अंदर उसे इनकलकेट करना चाहते हैं कि हमें वो एनर्जी चाहिए जो थार लेकर आती है। नो डाउट लेकर भी आती है। और भाई हम तो फिर हरियाणा से हैं तो थोड़ी बहुत ये चीज़ तो मुझे भी चाहिए थी, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर थार रॉक्स। हाँ बॉडी रोल है थोड़ा बहुत, और ये चलाने के बाद मैं ब्रेजा की एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। देखो मैं बार बार ब्रेजा नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो गाड़ी मैंने अभी 5 साल चलाई है अभी भी मेरे पास। तो अब ये मैं चला रहा हूँ तो मैं डिफरेंस तो नो डाउट नोटिस करता हूँ ना। 5 साल एक गाड़ी को आपने चलाया, अचानक से एक डिफरेंट गाड़ी आप चला रहे हो, वो भी लंबे टाइम के लिए। तो ब्रेजा की जो चीज़ मैं इसमें मिस करता हूँ वो कट मारना, जो उसमें 120-25 की स्पीड पे जो इतना दबा के कट लगते थे ना, वो इसमें नहीं लगेंगे। तो बस एक ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं गाड़ी में कमी नहीं निकाल रहा हूँ। ये जिस सेगमेंट की है, जैसे सस्पेंशन इस कैटेगरी में दिए जाते हैं बीइंग एन ऑफ रोड कार, ये कार ज़बरदस्त है। लेकिन मैं बस अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है, लो स्पीड के ऊपर, हाई स्पीड पे जाते हो तो एज़ यूजुअल हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग, बट बहुत ही एक्यूरेट है। और ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि खींच दिया एक गियर डाउन किया भगाई, वो नहीं है। तो भगाने के लिए तो थार को मत लेना, इसकी टॉप स्पीड भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी हालांकि चेक नहीं करी है, 160-170 इतनी होनी चाहिए। भाई विंडशील्ड अभी इसकी इतनी ज़्यादा गंदी थी क्योंकि मैं कल 3:30-4 बजे का निकला हुआ हूँ, और रात का आपको पता है मच्छर होते हैं 6-7 बजे के आसपास। फिर अभी सुबह मच्छर, ये वीडियो बनाने के लिए उतर के साफ़ किया, विंडशील्ड पे मैंने वो नहीं मारा वाइपर। आप भी कभी भी वाइपर का यूज़ ना करें जब मच्छर होते हैं। वाइपर दिए जाते हैं बारिश में पानी को विंडशील्ड से हटाने के लिए, ना कि गंदे विंडशील्ड को साफ़ करने के लिए। वो लोग जो विंडशील्ड वॉशर में बियर डाल रहे हैं, कोई कुछ डाल रहा है, एंटी फ्रीजिंग के लिए ठीक है, बट आप ये सोच रहे हो उससे विंडशील्ड अच्छा क्लीन होगा, तो यार प्लीज़ डू नॉट डू दैट एंड डू नॉट इवन यूज़ योर वाइपर्स टू क्लीन योर डर्टी विंडशील्ड। उसको उतरो, मैंने हाथ से मच्छर हटाए सारे एक बोतल पानी से, फिर अपनी टी-शर्ट से साफ़ करी है, वाइपर मैंने यूज़ नहीं किए। और बाकी धीरे धीरे इस पर बहुत वीडियोज़ आएंगी। लीव योर कमेंट्स कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। इसकी माइलेज टेस्ट करी है 643 किलोमीटर में इसकी माइलेज निकल कर आई है 13 की, जहाँ पे मैंने 100-110 पे क्रूज़ करी है गाड़ी कॉन्स्टेंटली।
तो 13 की माइलेज तो ठीक है। 360 डिग्री कैमरा ठीक है, ऐसी वो कुछ नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही भाई कुछ अल्ट्रा क्लियर है। ये चीज़ वैसे रोक के दिखाने वाली होती है, लेकिन अभी मैं रोकूंगा नहीं। ये देखो, ये व्हीकल के साइड के पास ना, ये देखो व्हील के साइड में सिर्फ इतना पैच दिखाता है। ये थोड़ा सा लंबा एरिया हो सकता था, थोड़े आगे वाले व्हील से लेके थोड़ा दरवाजे तक पीछे। ये देखो आगे वाले दरवाजे के हिंज दिख रहे हैं सिर्फ। तो जस्ट मड फ्लैप के पास क्या है, सिर्फ वही दिखा रहा है, ना व्हील पूरा है ना थोड़ा दरवाजे के पीछे का है। तो एक ये प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो सेम है ना, ये आगे का, ये तो क्लियर है, पीछे का भी दिखाऊं। सो दिस इज गुड। और आप सोच रहे होगे यार गाड़ी लेकर आया है, आज ही इतनी कमियां निकाल रहा है तो क्यों ली। अरे ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कार, बिल्कुल भी नहीं बुरा लग रहा है, मेरे को अच्छी लग रही है गाड़ी बहुत। मैंने ली ही दूसरे रीज़न के लिए। मैंने गाड़ी ली है कि जब मैं जाऊँगा, मान लो मैं हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख जाऊंगा, तो काफ़ी जगह होती थी जहाँ पे मेरी नॉर्मल गाड़ी नहीं जाती, मेरे को रास्ता छोड़ना पड़ता था। अब इसको बर्फ़ में लेके जाऊंगा, लद्दाख लेके जाऊंगा, 7 सिस्टर्स की रोड ट्रिप पे लेके जाऊंगा, तो मेरे को वो चीज़ें कवर करनी है, ऑफ रोडिंग करनी है। बट वो खेत वेत में घुसानी नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, ढंग के वीडियोज़ बनाने हैं। तो ये सब मुझे करना है, उसके लिए मैंने ये गाड़ी ली है, ना कि भगाने के लिए, ड्राइविंग प्लेजर के लिए नहीं। उसके लिए मेरे पास ब्रेजा है, हालांकि इतनी तेज़ तो वो भी नहीं भागती, बट फॉर मी दैट्स अ फन टू ड्राइव व्हीकल। मेरे को बड़ा सुकून मिलता है उस गाड़ी में बैठ के। और वाइट इंटीरियर मेरे को बहुत ही सही लगता है। सनरूफ एकदम मतलब पीछे करके, चारों लाइट साइड की ऑन करके, वाइट इंटीरियर को जब आप बाहर से देखते हो, शानदार। मोका ब्राउन में ये चीज़ मेरे को नहीं मिलती। इसको मेंटेन करेंगे यार, चीज़ अच्छी है तो मेंटेनेंस भी तो हाई होगी ना। और ये सीट्स की आगे वाली की तो पन्नी मैंने हटवा दी, पीछे वाली की हटवा दूंगा। और ये थोड़ी बहुत पन्नी है, ये अभी तो पड़ी रहने दो, घर पे जाऊंगा लोग देखेंगे सारे बैठ के। और तो मैं इस सोच रहा हूँ थोड़ा इनको थोड़ा रुक के हटाऊँ। गाड़ी के वैसे इंटीरियर में ऐसे कोई साउंड नॉइज़ नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है और मैं एंड्रॉयड ऑटो ही यूज़ करता हूँ। एप्पल कारप्ले का शायद मैं अपग्रेड करवा लूँगा, लेकिन वो बोले कि देखो फर्स्ट सर्विस पे होगा, जब आपकी KYC वगैरह हो जाएगी तब आप वो करवाना है। एड्रीनो एक्स भी तभी इसका मक्खन चलेगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अपडेट बाद में मैं कराऊंगा, अभी पहले मैं घर पहुंच जाऊं, पता चले अपडेट करवा लिया, कोई OTA की वजह से कोई इसमें दिक्कत गड़बड़ आ गई, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं अपना घर पहुंचूं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो शानदार काम करता है। अब वायरलेस चार्जर स्लो है और काफ़ी स्लो है, तो मैं तो अपने केबल यूज़ कर रहा हूँ दोनों। ये सब मतलब फैंसी आइटम है। HUD हो गया, वायरलेस चार्जर हो गया, इतना स्पीड से चार्ज नहीं करते हैं, तो इनके चक्करों में मत पड़ना अपना। हाँ, एक जगह इसने इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करी थी, जब मैं अयोध्या वाले रास्ते पे था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ से पीछे। तो इसने एक ऑटो वाले ने अचानक ब्रेक मार दी, गाड़ी बहुत नज़दीक थी, मैंने भी मारे, गाड़ी ने भी मारे साथ के साथ। इमरजेंसी ब्रेकिंग, हालांकि मेरे अडास वडास ये सब किसी काम के नहीं है, हटा दूंगा इन्हें मैं। ब्रेक मतलब ये इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो ब्रेकिंग, ये सब मैं इसका ऑफ कर दूंगा सेटिंग्स में। अलग अलग तरीके के सारे टेस्ट करूंगा। ब्रेक टेस्ट हो गया, इसका एडास भी प्रॉपर चेक करके दिखाऊंगा, जितने भी फीचर्स आते हैं। लेकिन एक बार मैं पूरे अच्छे से गाड़ी से वाकिफ़ हो जाऊं उसके बाद। बाकी अब तो मुझे तो आदत पड़ गई घुटना इस पर टिकाने की कि चलो रेस्ट ही हो रहा है, पैर पीछे रखा हुआ है। लेफ्ट में हॉर्न साफ पता लग रहा है इधर है, ये चेंज करूंगा मैं। ड्राइवर सीट से मेनली यही चीज़ें होती है। क्लच का मैंने बता दिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ब्रेक्स अच्छे हैं, ब्रेक बाइट है, कम्स विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। और उसके बाद एक्सेलेटर में तो क्या ही दिक्कत बताओगे। गियर्स में कोई वाइब्रेशन नहीं है, स्लॉटिंग अच्छी है। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मुझे बता देना इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मैं रात को सोया गाड़ी में 3-4 घंटे, उठ के चला तो गाड़ी जैसे ही चले AC ऑफ था, लेकिन यहाँ पे हीट आ रही है। यहाँ पे हीट आ रही थी AC वेंट्स के थ्रू। तो मैंने देखा यार कोई फैन ऑन नहीं है, AC ऑन नहीं है, कुछ भी ऑन नहीं है, तो हीट कैसे आ रही है। तो वो इंजन की हीट आ रही थी, तो और फिर उसको बंद कर रहा हूँ, हो नहीं रही है। तो फिर उसका एक ही रास्ता किया, AC चलाई और फिर उसको ऑफ किया, तो बंद हुई, तब जाके वो बंद हुआ।
तो ये मुझे नहीं पता कि गाड़ी में बैठते कैसे हो गया। और इन चारों से मतलब मैंने तो 3 में ही देखी यार। एसी की तो अभी भी आ रही है, तब हीट ले रहा था, अभी कूलिंग हो रही है। क्या ये चलती रहेगी क्या? ये मैंने ऑन किया। In 600 meters, ये ऑफ take the किया। left to National Highway 334D. ये ऑफ हो गया, लेकिन ये आ क्यों रही है? चलो कोई नहीं, अगर ये ऐसे ही होता है, होना तो नहीं चाहिए, खैर बाकी देखते हैं। बस एक चीज़ मुझे अपनी एक आदत पे अब जोर डालना पड़ेगा, मतलब एक आदत मुझे अपनी छोड़नी पड़ेगी, वो कट मारने की। मेरे को याद रखना पड़ेगा मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। और सीट कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। चला चुका हूँ वही अब लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, 700 के 705 ऐसा कुछ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सीट में। वेंटिलेशन का मैंने फ़ायदा लिया, फिलहाल तो एसी ऑफ है, नीड नहीं है। बट हाँ, जैसे ही वेंटिलेशन ऑन हुई पैसा वसूल, मेरा वहीं पैसे वसूल हो गए जैसे मैंने सीट वेंटिलेशन फीचर को ऑन किया। और हाँ, सीट वेंटिलेशन इसकी तभी काम करती है जब गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि आप मान लो आपने वैसे एक्टिवेट कर दिया खड़ी गाड़ी में तो बैटरी बैठा दोगे इसकी बिल्कुल ही। फैन भी अगर ऑन कर दिया तो उसको ऑफ किया गया है। हालांकि इसका मैं पहले खुद टेस्ट कर लूँ, सारी चीज़ें मैं खुद समझ लूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर एडास के ऊपर एक वीडियो आएगी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपको दूंगा। और एक और आदत है, वो ब्रेजा चलाने के बाद फर्स्ट गियर में ही उठानी है ब्रेकर से, और रेस के साथ उठानी है। अब वो सही भी है वो आदत। डीजल इंजन में बोला जाता है ना क्लच की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में उठा लो। मुझे आदत नहीं है यार सेकंड गियर की, सही बताओ, और मैं उसी को रखना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो है अभी भी, वो चलानी भी है वो जाके। तो इसको सेकंड की आदत डाल लो, फिर उसको सेकंड में उठाऊँ, नहीं होगा। हालांकि एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी है कि जैसे जब मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल ऐसे चलाता हूँ तो मेरे को कभी भी एक गाड़ी की वजह से दिक्कत नहीं होती कि इसकी आदत पड़ गई तो मैंने उसके साथ कोई गड़बड़ कर दी, उसकी आदत पड़ गई तो इसके साथ गड़बड़ कर दी। अब जैसे इसमें 6 गियर हैं, उसमें 5 गियर हैं, कल को हो सकता है उसमें 5 के बाद मैं चौथा डाल दूँ रिवर्स में, एंड देन इट विल हैव 6 न्यूट्रल गियर्स। तो नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। जैसे गियर स्टिक पे हाथ पड़ता है एडजस्ट हो जाता है। इसका रिवर्स किधर है, इसमें कितने गियर हैं, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि गड़बड़ हो गई कि ऑटोमेटिक में लेफ्ट फुट यूज़ कर रहा हूँ या मैनुअल वाली में कुछ अलग इधर प्लेसमेंट होगी। नहीं, मेरा सॉर्टेड रहता है, मसल मेमोरी अच्छी है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो मुझे ऐसा ही लगा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सॉरी नहीं बोल सकता बिना किसी बात के। मुझे जैसा लगा अभी तक फील हुआ, सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं, अपने हिसाब से मैंने अपना बता दिया। आप लोग अपना देख लेना एंड मुझे कमेंट ज़रूर कर देना आपको इस थार रॉक्स मैनुअल AX7L के ऊपर क्या क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। लीव दैट कमेंट एंड आई विल मेक द वीडियो।